तो जैसा कि हमने सोल लैंड 2 नॉवल एक्सप्लेन वीडियो के पिछले एपिसोड 161 में देखा था कि युहाओ ने रेडियंट सिटी के स्काई में मौजूद सारे एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स पे छोटे छोटे बॉम्ब्स लगा दिया था, जिसके युहाओ ने लिया और खुद को केओ हाइड करने के लिए इमिटेशन और स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन यूज किया था। तो अब आगे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ली या हो युहाओ के पास मंडरा रही थी और एक अजीब सीन हुआ। उसकी मर्मेड टेल के नीचे से एक के बाद एक सोल रिंग्स निकल रही थी और करीब से देखने पर पता चला कि वो वही सोल रिंग्स थी जिनको हुओ युहाओ ने अपनी स्पिरिट आइज से कनेक्ट किया था। हर एक 8 सोल रिंग जो खून जैसी लाल थी चमक उठी जब हुओ युहाओ के मंत्रा अचानक एक और तेज और चमकदार आवाज से मिल गए। वो जो भी ग्लिफ या शब्द वो बोलता था उसके साथ एक वैसा ही ग्लिफ या शब्द इस तेज और चमकदार आवाज में भी गूंजता था और ये आवाज लिया की थी। लिया एक 1 लाख साल पुरानी सोल बीस्ट थी और उसने हुओ युहाओ को कुल 4 सोल स्किल्स दिए थे, 2 सोल रिंग से और 2 सोल बोन से। वो हुओ युहाओ की तरफ से जो सोल स्किल यूज कर रही थी वो उसकी सोल रिंग्स में से एक थी, मर्मेड्स डुएट। उसकी स्पिरिट आइज से जुड़ी 8 सोल रिंग्स लिया की बॉडी पर इसलिए दिख रही थी क्योंकि उसकी एक सोल बोन स्किल थी जो उसने हुओ युहाओ को दी थी, मर्म फोक कंट्रोल। मर्म फोक कंट्रोल पूरी तरह से सपोर्टिव था लेकिन बहुत इफेक्टिव था। ये हुओ युहाओ की सोल स्किल्स को कंट्रोल करने के लिए जब जरूरत होती थी तब मर्म फोक की स्पिरिट को रिलीज कर सकता था और ये आमतौर पर रिक्वायर्ड स्पिरिचुअल पावर का सिर्फ आधा खर्च करते हुए अपनी दूसरी सोल स्किल्स को भी रिलीज कर सकता था। ये सिर्फ एक सोल स्किल थी, ये हुओ युहाओ के लिए सिर्फ एक सोल बोन नहीं थी, बल्कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसके पास लिया की स्पिरिट थी। इसलिए लिया का इस सोल स्किल का यूज करना मतलब था कि वो कुछ समय के लिए उसकी स्पिरिट आइज की सोल स्किल्स को अपनी स्पिरिट के रूप में कंट्रोल कर रही थी और ओवरऑल इसका इफेक्ट बहुत बेटर था। मॉम फोक कंट्रोल का आम सोल मास्टर्स पर इफेक्ट शायद इतना क्लियर नहीं होता, लेकिन हुओ युहाओ के लिए ये बहुत अलग था क्योंकि उसके पास ट्विन मार्शल सोल्स थे। भले ही वो अपनी मार्शल सोल्स के बीच स्विच कर सकता था, फिर भी स्विच करने के लिए एनर्जी चाहिए होती थी। वो उन्हें उतनी तेजी से रिलीज नहीं कर पाता था जितनी वो नॉर्मल स्टेट में कर सकता था। लेकिन मॉम फोक कंट्रोल के साथ ये अलग था, लिया अपनी मर्जी के हिसाब से उसे सपोर्ट कर सकती थी। जब हुओ युहाओ फाइट में अपने आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन का यूज कर रहा था तब लिया उसकी हेल्प के लिए हर तरह की सपोर्टिव स्पिरिचुअल टाइप सोल स्किल्स यूज कर सकती थी। ये ऐसा था जैसे कोई दूसरा हुओ युहाओ लड़ने के लिए कुछ टाइम के लिए आ गया हो। वो अपनी स्पिरिट आइज सोल स्किल्स का यूज करके अपनी आधी स्पिरिचुअल पावर भी बचा सकता था। बेशक हुओ युहाओ की सोल बोन को सोल पावर स्पेंड करना होगा क्योंकि वो स्पिरिचुअल पावर बचा रहा था। हालांकि मर्म फोक कंट्रोल हर एक सोल स्किल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था। सबसे पहले वो सिर्फ स्पिरिचुअल टाइप सोल स्किल्स का यूज कर सकता था। वो हुओ युहाओ की आई ऑफ डेस्टिनी या 3-आइड गोल्डन लायंस डेस्टिनी स्कल सोल स्किल्स का यूज नहीं कर सकता था। इसका मतलब था कि लिया स्पिरिचुअल ब्लास्ट, डेस्टिनीज डिमाइज, स्पिरिचुअल डिस्पोजिशन और डेस्टिनीज एडजुडिकेशन का यूज नहीं कर सकती थी क्योंकि वो वैंग क्यूएल के थे। जब उसने हुओ युहाओ के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया तब वो अकेला ऐसा इंसान बन गया जो उसकी पावर का यूज कर सकता था। मर्फुक डुएट जो उसका 8वां सोल स्किल था, मर्फुक कंट्रोल के बराबर था। मर्फुक डुएट हुओ युहाओ की किसी भी स्पिरिचुअल टाइप सोल स्किल के इफेक्ट को डबल कर सकता था। इसमें वो सोल स्किल्स भी इंक्लूड नहीं थे जो वैंग क्यूएल ने हुओ युहाओ को दिए थे, लेकिन वो काफी था। उदाहरण के लिए हुओ युहाओ के मंत्रा स्पिरिचुअल टाइप सोल स्किल थे, जबकि इसको उसकी तीसरी मार्शल सोल भी माना जाता था। उसके नेक्रोमैंटिक मंत्रास के इफेक्ट को डबल करने का क्या इफेक्ट हुआ? जवाब जल्दी ही हुओ युहाओ के सामने आ गया। 18 स्पेक्ट्रल गेट्स तेज स्पीड से खुल गए और एक लाइन में फैल गए। हुओ युहाओ को अपने स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन के इफेक्ट एरिया को स्ट्रॉन्ग करना था ताकि वो हर एक गेट को कवर कर सके। हुओ युहाओ ने हैरानी से लिया की तरफ देखा और उसने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी। मर्फुक डुएट ने मर्फुक कंट्रोल के साथ सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर की रिक्वायरमेंट को आधा कर दिया था। 18 स्पेक्ट्रल गेट्स का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि श्रेक एकेडमी के 3 सोल इंजीनियर लीजन बाहर आ सकते थे और डबल स्पीड से रिट्रीट कर सकते थे, जितना वो नॉर्मली नहीं कर पाते थे। हुओ युहाओ ने रेडियंट सिटी की तरफ मुड़ने से पहले लिया की तरफ सर हिलाया। उसके हाथ में एक रिमोट था। शो शुरू होने वाला है, हुओ युहाओ ने बोलते हुए अपने रिमोट का बटन जोर से प्रेस किया। सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर के साथ अजीब सी लहरों का एक धागा दूर तक चला गया। बूम! रेडियंट सिटी के ऊपर शांत रात का आसमान अचानक बहरे कर देने वाले धमाकों से हिल गया क्योंकि रेडियंट सिटी के ऊपर बड़ी बड़ी चिंगारियां और बहती रोशनी चमक रही थी। शहर की शांति भंग हो गई और अगले ही पल कान फाड़ देने वाले अलार्म सुनाई देने लगे क्योंकि आसमान में हर तरह के सर्वेलेंस सोल टूल्स पूरी तरह एक्टिवेट हो गए थे। रेडियंट सिटी के 4 बड़े सोल टूल फ्रंट्स भी उसी समय पूरी तरह एक्टिवेट हो गए थे। लेकिन क्या ये काम का होगा? हुआ युहा के मुंह के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई क्योंकि वो अपने हाथों में रिमोट दबाता रहा। हवा में लगातार तेज धमाके हो रहे थे और उन धमाकों की तेज आवाजें आसमान में दूर तक जा रही थीं। आसमान में एक के बाद एक शानदार पटाखे फूट रहे थे। रेडियंट सिटी के अंदर अपने अपने सोल टूल फ्रंट के सोल इंजीनियर्स जो कुछ भी देख रहे थे उससे पूरी तरह हैरान थे।
वजह ये थी कि उन्होंने किसी भी हमले का पता नहीं लगाया था, तो उनके एरियल सर्वेलेंस सोल टूल एक के बाद एक क्यों फट रहे थे। जमीन पर जिन स्क्रीन से वो एरियल सर्वेलेंस सोल टूल कनेक्टेड थे वो एक साथ काली हो गईं, क्योंकि शहर के हर कोने में चीखें सुनाई दे रही थी। लेकिन इससे ये नहीं बदला कि वो एरियल सर्वेलेंस सोल टूल आसमान में कैसे फट रहे थे। रेडियंट सिटी के ऊपर का आसमान एक शानदार आतिशबाजी शो जैसा था, क्योंकि बारीक पटाखे बार बार फूट रहे थे। कई अलग अलग रंग थे और कई अलग अलग साइज थे। रेडियंट सिटी के ऊपर आसमान का एक बड़ा हिस्सा रोशन हो गया था। सू तिएनड्रेन जोरदार धमाकों के बीच झटके से जाग गया। जब वो रॉयल पैलेस से बाहर भागा और आसमान में चिंगारियां और पटाखे देखे तो वो स्तंभित रह गया। क्या हो रहा है? असल में क्या हुआ है? कोई भी उसे जवाब नहीं दे सका। जैसे ही आसमान में एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स में धमाके होते रहे, रेडियंट सिटी का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट हो गया। सोल इंजीनियर्स अपने बैटल स्टेशन और पोस्ट पर पहुंच गए और उन्होंने सभी तरह के सर्वेलेंस सोल टूल्स को कंट्रोल करने की कोशिश की और ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। लेकिन आसमान में धमाके ऐसे नहीं लग रहे थे कि वो बिल्कुल भी रुकने वाले हैं। रेडियंट सिटी को उनकी मॉनिटरिंग से कुछ नहीं मिला। धमाके के बाद उस पल उन्हें बस अंधेरा ही मिला। इस रात रेडियंट सिटी पर अंधेरा छा जाना तय था। रॉयल पैलेस के कनेक्टेड डिफेंस एक्टिवेट हो गए, क्योंकि वो डरावने धमाके जारी रहे। पूरे पैलेस को कवर कर लिया। चारों सोल टूल फ्रंट्स ने अपने डिफेंस एक्टिवेट नहीं किए, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उन्हें अपने हाई पावर कंप्रेशन अरे सोल टूल्स का यूज करना पड़ता। पिछली बार जब उन्होंने इसका यूज किया था तब से वो बहुत ज्यादा खर्च कर चुके थे और वो इसे दोबारा एक्टिवेट भी नहीं कर सकते थे। उन्हें पावर बचानी थी ताकि वो सोल टूल फ्रंट्स को बचा सके। ऐसे समय में नागरिकों की परवाह कौन करेगा? सब कुछ बहुत अचानक हुआ था, इस हद तक कि रेडियंट सिटी के इंपीरियल गार्ड टाइम पर रिएक्ट नहीं कर सके। आसमान में गरजते धमाकों के बीच पूरा शहर अफरा तफरी में डूब गया। रेडियंट सिटी पूरी तरह अंधा हो गया था और ये हुआ युहाओ का पहला कदम था। जैसे ही वो धमाके हो रहे थे, ज़ुजुकी डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स को उन 18 ब्लैक स्पेक्ट्रल गेट से एक के बाद एक तेजी से बाहर धकेला गया। सोल इंजीनियर्स ने बिल्कुल भी आवाज नहीं की, लेकिन जब उन्होंने दूर आसमान में चमकती हुई शानदार आतिशबाजी देखी तो वो हैरानी से अपना मुंह खोल बैठे। उन्हें लगभग पता ही नहीं चला कि वो कहाँ हैं, लेकिन ये आतिशबाजी का शो उनकी जिंदगी का सबसे शानदार शो था। हुओ युहाओ के चेहरे पर ठंडी रोशनी की एक झलक दिखाई दी। उसने अपने हाथों से रिमोट वापस ले लिया। पहला कदम सबसे जरूरी था और उसने आखिरकार वो काम पूरा कर लिया जिस पर उसने इतनी एनर्जी और लगभग आधी रात खर्च की थी। हुओ युहाओ ने स्पिरिचुअल डिटेक्शन सबके साथ शेयर किया और अपने इंस्ट्रक्शंस बताए। 300 ज़ुजुकी डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स एक लाइन में तेजी से फॉर्मेशन में आ गईं। हैवी आर्टिलरी सोल इंजीनियर लीजन के बाहर आने के बाद फोर्ट सोल इंजीनियर लीजन के सोल मास्टर्स और टैंक सोल इंजीनियर लीजन के सोल मास्टर्स तेजी से उन 18 स्पेक्ट्रल गेट से बाहर निकल आए। फोर्ट सोल इंजीनियर लीजन के सोल इंजीनियर्स अपने फोर्ट्स के साथ नहीं दिखे। उनमें से ज्यादातर कुछ हैवी सोल टूल्स को धकेल रहे थे जब वो हैवी आर्टिलरी सोल इंजीनियर लीजन के पास दिखे। उन्होंने जल्दी से उन सोल टूल्स को सेट किया और हे काइथो उनका कमांडर था। टैंक सोल इंजीनियर लीजन के सोल इंजीनियर्स अपने इक्विपमेंट पहने हुए थे और एक तरफ से बाकी 2 लीजन्स को सपोर्ट कर रहे थे और सब घबराकर काम में लग गए। हुओ युहाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांसों को कंट्रोल किया, जबकि वो चुपचाप आसमान में हो रहे धमाकों को सुन रहा था। टैंग वुटोंग, बेबी, शू सांशी, जैंग नान, शाओ शाओ और टैंक सेक्ट के बाकी सीनियर मेंबर्स उसके पास पहुंचे और दूर तक देख रहे थे। आसमान में शानदार आतिशबाजी देखकर सबकी आंखें हैरानी और सम्मान से भर गईं। हुओ युहाओ ने ये सब अकेला ही किया था। वो सन मून एम्पायर का बुरा सपना जैसा था और उसने जो नामुमकिन था उसे मुमकिन कर दिखाया। वो अभी भी रेडियंट सिटी के मजबूत डिफेंस में कमियां और कमजोरियां ढूंढ सकता था। दूर आसमान में हो रहे धमाके लगभग 1 दर्जन मिनट बाद आखिरकार बंद हो गए। आसमान से मेटल के टुकड़े और धूल गिरने लगी और पूरा शहर घने धुएं से ढक गया। रेडियंट सिटी में पहले अंधेरा था, लेकिन जैसे ही शहर की डिफेंस आर्मी तैयार हुई, पूरा शहर एक बार फिर रोशन हो गया। उन्होंने पूरे शहर में अपनी चौकसी और डिफेंस बढ़ा दी और अपने बैकअप एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स को एक्टिवेट करके हवा में छोड़ दिया। रॉयल पैलेस से जुड़ा डिफेंस बैरियर अभी भी बना हुआ था, लेकिन ठीक इसी समय हैवी आर्टिलरी सोल इंजीनियर लीजन्स की 300 ज़ुजुकी डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स 3 लाइनों में बट गईं और हुओ युहाओ के पीछे इकट्ठा हो गईं। अंधेरी तोपों से खतरनाक ऑरा निकल रही थी और हर एक सोल इंजीनियर की सांसें तेज और भारी थीं। दूर रात के शानदार नज़ारे ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वो कहाँ हैं, और जो लोग ज्यादा स्मार्ट थे वो पहले ही समझ गए थे कि अभी क्या हुआ था। भले ही उन्हें नहीं पता था कि उनके कमांडर ने रेडियंट सिटी के ऊपर एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स को कैसे ब्लास्ट किया, लेकिन सब समझ गए थे कि आज की ये लड़ाई हमेशा उनकी यादों में रहेगी। उन्हें ये भी नहीं पता था कि ऐसा सीन फ्यूचर में दोबारा होगा या नहीं, लेकिन उनके अंदर लड़ाई और फाइट करने की इच्छा और भी ज्यादा भर चुकी थी। हुओ युहाओ ने अचानक अपनी आंखें खोली और सबने देखा 2 गोल्डन लाइट की किरणें जो लगभग 1 मीटर चौड़ी थीं, उसकी आंखों से निकल रही थीं, जैसे वो मटीरियल फॉर्म में हो।
एक डरावनी स्पिरिचुअल वेव आगे बढ़ी और हर सोल इंजीनियर के दिमाग में एक ही आवाज़ गूंज उठी, स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स फायर करने के लिए रेडी हो जाओ। हर जूगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन में 48 शेल्स आ सकते थे। नॉर्मल हालात में उन्हें कंप्रेस और एम्पलीफाई करने के लिए मिल्क बॉटल्स और सोल मास्टर की सोल पावर का यूज़ होता था। लेकिन आज सब कुछ अलग था। बाहर निकलने से पहले ही ऑर्डर मिल चुका था कि उन 48 शेल्स को स्टेशनरी सोल कैनन शेल से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसका मतलब हर जूगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन में अब 48 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स थे। हैवी आर्टिलरी सोल इंजीनियर लीजन जो लोडिंग कर रहा था वो टैंक सेक्ट के एनुअल प्रोडक्शन का लगभग आधा था। स्पिरिचुअल डिटेक्शन ने सोल इंजीनियर्स की आंखों में काले आसमान को 3D इमेज में बदल दिया और हर इंसान का टारगेट अलग था। फायर! हुओ युहाओ ने चिल्लाया और हैवी आर्टिलरी सोल इंजीनियर लीजन के 300 जूगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स एक साथ फायर हुए, हिस्ट्री में पहली बार। हश 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 हश, एक के बाद एक तेज आवाजें आईं। रिदम इतना परफेक्ट था जैसे कोई बड़ी सिम्फनी चल रही हो। टैंक सेक्ट के मेंबर्स के पीछे से आग और रोशनी के पिलर उठे जो रेडिएंट सिटी की तरफ जा रहे थे और अपने पीछे शाइनिंग ट्रेल्स छोड़ रहे थे। 300 जूगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स एक साथ फायर हुए और हर ब्लास्ट से 16 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स फायर हुई। हे काइतो के चेहरे की मसल्स कंटिन्यूअसली ट्विच कर रही थीं। वो देख रहा था, ये सब बहुत कीमती पैसा था। टोटल 4800 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स एक साथ फायर हुई। सन मून एम्पायर जैसी पावरफुल सोल टूल टेक्नोलॉजी वाली नेशन भी ऐसा कभी नहीं करती, लेकिन हुओ युहाओ ने कर दिया। वो बिल्कुल भी कंजूस नहीं था, उसने सब कुछ ब्लास्ट कर दिया। 4800 शेल्स हवा में उठीं और पल भर में चमकदार रोशनी बनकर हर दिशा में बिखर गईं, जैसे आसमान में फूल बिखर रहे हों। एक अजीब सा मैजिकल और शॉकिंग सीन बन गया। बे ने धीरे से कहा, क्या छोटे जूनियर भाई ने टैंक सेक्ट की हिडन वेपन टेक्निक को आर्टिलरी फायर में इंटीग्रेट कर दिया? जोगी डिवाइन क्रॉसबो कैनन कंटिन्यूअसली डेवलप हो रहे थे। हर 2 कैनन बैरल्स एक टारगेट को लॉक कर सकते थे। नॉर्मल सिचुएशन में 16 बैरल से 8 अलग टारगेट हिट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन हुओ युहाओ के लिए ये प्रॉब्लम नहीं थी। उसकी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर उसके माइंड को स्प्लिट कर सकती थी और उसने सब कैनन क्रूज को 240 प्रिसाइज टारगेट्स असाइन किए थे। कैनन फायर एक साथ नहीं बल्कि सीक्वेंस में हुआ, इसीलिए सब कुछ एक सिम्फनी जैसा लग रहा था। ब्लास्ट नेचुरली एक के बाद एक हुए। एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स लगभग डिस्ट्रॉय हो चुके थे, लेकिन 500 मीटर लो एल्टीट्यूड पर अभी भी सोल टूल्स मौजूद थे। ज्यादातर ग्राउंड लेवल पर सर्वेलेंस कर रहे थे, लेकिन इतने सारे कैनन शेल्स एक साथ देखकर उन्होंने तुरंत फीडबैक भेज दिया। रेडिएंट सिटी के चारों तरफ सोल टूल फ्रंट्स ने जल्दी से अपना डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। उन्हें नहीं पता था अटैक कहाँ हो रहा है, इसीलिए ये उनका बेस्ट रिस्पॉन्स था। पहले चारों कॉर्नर से तेज ब्लास्ट हुए। रेडिएंट सिटी के सोल टूल फ्रंट्स के पास अब एरियल सर्वेलेंस टूल्स नहीं थे, इसीलिए वो सिर्फ ग्राउंड लेवल और लो एल्टीट्यूड टूल से इनकमिंग शेल्स को लॉक कर पा रहे थे। लेकिन सब कुछ बहुत सडन और फास्ट था और वो हर शेल को रोक नहीं पाए। बूम! रेडिएंट सिटी के चारों कॉर्नर्स में एक्सप्लोजन्स होने लगे। कुछ शेल्स हवा में एक्सप्लोड हुए और कुछ डिफेंसिव बैरियर पर टकरा गए। हर तरफ स्पार्क्स और फायरवर्क जैसी लाइट फैल गई। जैसे ही एक्सप्लोजन्स चारों तरफ चले, आसमान में एक बार फिर रोशनी और चमक फैल गई, लेकिन ये लो एल्टीट्यूड पर हो रहा था क्योंकि सर्वेलेंस टूल्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। 200 से ज्यादा लो एल्टीट्यूड सर्वेलेंस सोल टूल्स में से आधे पल भर में खत्म हो गए। 4 सोल टूल फ्रंट्स अपनी डिफेंस मुश्किल से संभाल पा रहे थे। सेकेंड राउंड फायर। हुआ युहाओ ने फायर करने का अपना सेकेंड ऑर्डर पहले ही दे दिया था कि सिटी के चारों कोनों पर पटाखे फूटने लगे। खुश, एक दूसरी सिम्फनी सुनाई दी जब 4800 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स फायर किए गए और रेडिएंट सिटी की तरफ रॉकेट की तरह दाग दिए गए। ही कैतो ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन टैंक सेक्ट के सोल इंजीनियर्स शौक और जुनून से ज्यादा भरे हुए थे। ये एक मॉडर्न बैटल थी। वो फायर पावर पर रिलाई करके अपने दुश्मनों पर लॉन्ग रेंज अटैक्स कर रहे थे। उनमें से हर कोई कॉन्फिडेंट था क्योंकि उनके एनिमीज बहुत दूर थे और उनके पीछे 18 स्पेक्ट्रल गेट्स थे जिससे वो रिट्रीट कर सकते थे। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि उनका हौसला कितना हाई था। धमाके लगभग एक साथ हो रहे थे। इस बार उन 4 सोल टूल फ्रंट्स को सप्रेस करने के अलावा और भी शेल्स हवा में दागे गए। उस राउंड के बाद लगभग कोई लो एल्टीट्यूड सर्वेलेंस सोल टूल्स नहीं बचे और रेडिएंट सिटी के कुछ बैकअप एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स अपनी सही पोजीशन तक भी नहीं पहुंच पाए कि उन्हें वापस जमीन पर गिरा दिया गया। थर्ड राउंड के लिए रेडी हो जाओ। सेकंड सीनियर ब्रदर, ये मुझे दे दो। हुआ युहाओ ने अपने राइट हैंड से ही कैतो की तरफ हाथ बढ़ाया जो उसके बगल में अपीयर हुआ था।
ही कहतो की आंखों में चाहत थी और वो देने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन ऐसे समय में उसने एक सेकंड भी हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। रोशनी चमकी और उसके हाथों में सिल्वर बैरल वाली एक बड़ी कैनन अपीयर हुई और उसने उसे हुआ युहाओ को दे दिया। हुआ युहाओ ने हाथ बढ़ाकर ये हैवी कैनन पकड़ी जो 2 मीटर लंबी थी और जिसका बैरल का डायामीटर 250 मिलीमीटर था, और उसे अपने शोल्डर पर रख लिया। हुआ युहाओ एक घुटने के बल बैठ गया और स्कोप से झांका। उसके बाएं हाथ में कैनन का बैरल था और उसने उसे अपने सामने स्टेबल किया, जबकि उसने अपना दायां हाथ बैरल के बीच के हिस्सा पकड़ लिया। वो एक स्टैचू की तरह था और बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। श्वेत्यानरन, मेरी ताया से एक हिट लो। थर्ड वेव फायर। वूश 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 वूश। जू के डिवाइन क्रॉसबो कैनन में स्टोर्ड हर स्टेशनरी सोल कैनन शेल आखिरकार लास्ट वेव में फायर हो गया, बिल्कुल लास्ट तक। 40,800 क्लास 4 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स हवा में ऊपर उठ गए। इस बार वो स्कैटर नहीं हुए क्योंकि उनका सिर्फ एक टारगेट था। रेडियंट सिटी के चारों कोनों पर डिफेंड कर रहे 4 सोल टूल फ्रंट्स पर 100 स्टेशनरी सोल कैनन शेल से बॉम्बार्ड किया गया था। भले ही वो सिर्फ क्लास 4 शेल्स थे, लेकिन वो स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स थे। वो अपने हाई पावर कंप्रेशन अरे सोल टूल्स यूज नहीं कर सकते थे और ऐसे हालात में उनके लिंक डिफेंसेस टूट रहे थे। उन सोल टूल फ्रंट्स के अंदर सोल इंजीनियर्स और सोल मास्टर्स ने अपनी बहुत ज्यादा सोल पावर और अपनी 2/3 बैकअप मिल्क बॉटल्स यूज कर ली थी। पिछले 2 राउंड्स में 9600 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स फायर किए गए थे। रेडियंट सिटी के सोल टूल फ्रंट्स पर इस लेवल का अटैक उनकी शुरुआत के बाद पहली बार था, लेकिन उनमें थर्ड वेव का सामना करने की कैपेबिलिटी कैसे होती? थर्ड वेव में सभी 4800 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स रॉयल पैलेस पर एम किए गए थे। शेल्स आसमान में तेजी से उठे और पलक झपकते ही रॉयल पैलेस के ऊपर अपीयर हो गए। लेकिन इसी वक्त रॉयल पैलेस की आउटर वॉल्स अचानक चमक उठी और 16 गोल्डन पिलर्स आसमान की तरफ उठ गए। रोशनी के ये 16 पिलर्स आसमान में 500 मीटर से ज्यादा ऊपर तक फट गए। वो एक दूसरे के साथ परफेक्टली मर्ज होकर आसमान में फैल गए। बूम 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 बूम। आसमान में लगातार एक्सप्लोजन्स हो रहे थे। रुके हुए सोल कैनन शेल्स नीचे नहीं गिरे और उनमें से ज्यादातर आसमान में ही एक्सप्लोड हो गए क्योंकि उनके ऊपर से ये 16 पिलर्स गुजर गए। इन पिलर्स की डायरेक्शन पहले से फिक्स थी क्योंकि वो उन एरिया से गुजरे जहां सबसे ज्यादा शेल्स कॉन्सेंट्रेट थे। बाकी क्लास 4 के रुके हुए शेल्स रॉयल पैलेस के अंदर गिरे, लेकिन उनमें से ज्यादातर कुछ भी नहीं कर सके क्योंकि वो पैलेस की स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव वॉल से टकरा गए और डिस्ट्रॉय हो गए। 16 गोल्डन पिलर्स जैसे डिवाइन कॉलम्स थे जो रॉयल पैलेस को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो आसमान में मूव कर रहे थे, एक सफेद रोशनी की बीम रॉयल पैलेस के ऊपर 5000 मीटर ऊपर मंडरा रही थी। ये व्हाइट लाइट बीम एक स्पीयर जैसी थी जिसका टिप नीचे की तरफ था। उसकी पूरे बॉडी से ब्राइट व्हाइट ग्लो निकल रहा था और जैसे ही पिलर्स मूव होते थे ये भी एडजस्ट होती थी। ये एक झटके में गायब हो गई। ये व्हाइट बीम बहुत तेज थी, ऐसा लग रहा था जैसे ये स्वर्ग से उतर रही हो और एक्सप्लोजन्स के बीच से सीधा पेनिट्रेट कर रही हो। जो कोई भी क्लियरली देख सकता था उसे समझ आता कि ये बीम अपना एंगल कंटिन्यूअसली एडजस्ट कर रही थी और एक्सप्लोजन्स के सेंटर जोन से बच रही थी। किसी भी ब्लास्ट फोर्स ने उसे टच नहीं किया। 16 पिलर्स आखिर में सभी स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स को इरेज नहीं कर पाए और अभी भी कुछ शेल्स रॉयल पैलेस के प्रोटेक्टिव बैरियर से टकरा गए। तभी एक फॉलिंग स्टार जैसी व्हाइट बीम भी वहां पहुंच गई और तुरंत बैरियर की सरफेस से टकरा गई। जैसे ही व्हाइट बीम जोर जोर से रोटेट होने लगी तो कानों को चीर देने वाली आवाजें आने लगी। ये एक ड्रिल की तरह थी जो रॉयल पैलेस के प्रोटेक्टिव बैरियर को पेनिट्रेट कर रही थी। सोल प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर अलार्म बज उठा और बैरियर की लाइट और ज्यादा इंटेंस हो गई क्योंकि वो मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम कर रहा था। व्हाइट बीम बहुत तेज थी और लगातार अंदर की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आवाज का कंपन डरावना था, लेकिन नजारा बेहद ही अद्भुत था। पैलेस के अंदर से कई रोशनी की किरणें उस व्हाइट बीम की तरफ बढ़ रही थी ताकि उसे रोक सके। लेकिन कुछ ही पल में व्हाइट बीम अचानक जम गई और नीचे गिर गई। वो बैरियर को तोड़ नहीं पाई, लेकिन पैलेस के प्रोटेक्शन बैरियर की सतह पर अटक गई। पैलेस के अंदर के प्रोटेक्शन के जिम्मेदार सोल इंजीनियर्स अभी राहत की सांस लेने ही वाले थे कि सफेद रोशनी की एक पतली सी किरण अचानक निकली और सीधा पैलेस के अंदर घुस गई। भले ही पैलेस की दीवारें बहुत मजबूत थीं, लेकिन वो सफेद रोशनी बिना किसी आवाज के अंदर घुस चुकी थी। शिट। स्यूटियानरान अपने सोने के कमरे के सामने खड़ा था और उसने ऊपर हो रही घटना को देख लिया था। सफेद रोशनी को गिरते ही उसको समझ आ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसके शरीर से तेज पर्पल रोशनी निकली और एक पर्पल गोल्डन ह्यूमन शेप्ड सोल टूल ने उसको कवर कर लिया। स्यूटियानरान नीचे झुक गया और अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पोस्चर को कॉम्पैक्ट कर लिया। उसने अपनी डिफेंस पावर को और तेज कर दिया। ये सब उसने बहुत कम समय में किया, इतना तेज कि कोई देख भी नहीं सकता था। जैसे ही उसने अपनी प्रोटेक्शन कंप्लीट की, पूरा पैलेस हिल गया। बूम! जमीन के नीचे से एक बड़ा धमाका हुआ और सफेद रोशनी का एक पिलर सीधा आसमान की तरफ उठ गया। शुरू में ये पिलर छोटा था, लेकिन धीरे धीरे फैलता गया और उसके आसपास सफेद वेव्स फैलने लगी। पैलेस के हर बिल्डिंग पर गोल्डन बैरियर एक्टिवेट हो गया, लेकिन सफेद रोशनी उन्हें जला रही थी।
गार्ड और सोल्जर्स उस पावर के सामने बिल्कुल बेकार हो गए और सफ़ेद रोशनी में गायब हो गए। इसी समय सन मून एम्पायर ने अपने ट्रम्प कार्ड्स यूज़ करना शुरू कर दिया। अनंत इमेजेस पैलेस के अंदर चमक उठी। जैसे ही ये इमेजेस सफ़ेद रोशनी के करीब आईं, सब बैरियर में बदल गईं। 16 गोल्डन पिलर्स ने मिलकर उस रोशनी को रोकने की कोशिश की। जहां ये सफ़ेद रोशनी गिरी थी, वो सन मून एम्पायर का इंपीरियल पैलेस का सेंट्रल एरिया था। स्यूट यांड्रान अब महसूस कर रहा था कि उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा सोल पावर फैल रही है। उसके डिफेंस सोल टूल्स एक के बाद एक एक्टिवेट हो रहे थे और टूट रहे थे, लेकिन उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। आखिरकार वो सफ़ेद वेव से बाहर निकल आया, लेकिन उसका ह्यूमन शेप्ड सोल टूल पूरी तरह डैमेज हो चुका था। उसके प्रोस्थेटिक लेग्स भी टूट गए थे और वो सिर्फ अपने हाथों से बाहर आया। रेडियंट सिटी के बाहर हु युहाओ स्ट्रगल कर रहा था जब वो हे काइतो को बड़ा सिल्वर बैरल दे रहा था। पीछे हट जाओ। 300 हैवी आर्टिलरी शेल स्पेक्ट्रल गेट की तरफ बढ़ रहे थे। उनके अराउंड गोल्डन रिंग बन गई थी जो सबको कवर कर रही थी। टैंक सेक्ट और सोल इंजीनियर लीजेंस अपनी पोजीशन मेंटेन कर रहे थे। लिया ने अपनी एनर्जी रिलीज की और एरिया को ब्लर कर दिया। जब सब रिट्रीट कंप्लीट होने ही वाला था, तब दूर से लाइट रेज उनकी तरफ आने लगी। रेडियंट सिटी का रिएक्शन एक्सपेक्टेड था। ये सन मून एम्पायर की कैपिटल थी। कार्पेट बॉम्बिंग शुरू हो गई थी, लेकिन टैंक सेट के डिफेंसिव बैरियर्स उसे रोक रहे थे। हुओ युहाओ ने पहले ही डिफेंसिव बैरियर्स सेट कर दिए थे जो सन मून एम्पायर के कैप्चर्ड सोल टूल से बने थे। हैवी आर्टिलरी लीजन स्पेक्ट्रल गेट के अंदर रिट्रीट कर रही थी और सब यूनिट सिस्टमैटिकली मूव कर रही थी। ब्लास्ट के बाद पैलेस का 80% हिस्सा तबाह हो चुका था। 3 पावरफुल फिगर्स आसमान से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। हुओ युहाओ ने सेंस किया कि ये 3 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स थे इंपीरियल श्राइन के। सिल्वर और गोल्ड लाइट पिलर नीचे गिरा और बैरियर से टकरा गया। बैरियर हिल गया और उसकी एनर्जी तेज स्पीड से गिरने लगी। ये सन मून डिवाइन नीडल था। स्टारी डोलुआ वहां आ चुका था। हुओ युहाओ गुस्से में था, लेकिन डर नहीं था। उसने पहले ही प्लान बना लिया था कि रिट्रीट के टाइम पर अटैक होगा। उसने ऑर्डर दिया, 3 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स आ रहे हैं। वोटंग और मैं स्टारी डोलुआ को हैंडल करेंगे। बाकी सब अपने टारगेट्स को संभालो और रिट्रीट को कवर करो। ये फाइट बहुत डेंजरस थी, लेकिन अब सबका फोकस सिर्फ सर्वाइवल और रिट्रीट पर था। क्लास 9 के 3 सोल इंजीनियर बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन टैंक सेक्ट के बड़े लोग भी किसी से कम नहीं थे। अगर टैंक सेक्ट के सीनियर मेंबर्स सीधा बैटल में आ जाते, तो किसी भी सिचुएशन में उन सबका एक साथ रिट्रीट करना भी बहुत इजी होता। इतने सालों के कोलैबोरेशन की वजह से उनके बीच परफेक्ट कोऑर्डिनेशन और स्ट्रॉन्ग टीम वर्क बन चुका था। ये यूलिन दूर से नीचे बने लाइट बैरियर को कोल्ड नजर से देख रहा था। लाइट वेव्स आपस में इस तरह ट्विस्ट हो रही थी कि उसके लिए बैरियर के अंदर क्या हो रहा है ये देखना इम्पॉसिबल था। लेकिन लाइट की हल्की फ्लिकर से वो समझ रहा था कि अंदर काफी सारे लोग मौजूद हैं। फिर भी वो एग्जैक्ट एक्टिविटी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। ये यूलिन ने उनके पास जाने की कोशिश नहीं की, चाहे उसको अपनी स्ट्रेंथ पर पूरा कॉन्फिडेंस था। उसने देख लिया था कि ये इंट्रूडर्स किस तरह पैलेस की सिक्योरिटी को ब्रेक कर चुके हैं, इसलिए उसने उन्हें एक्सट्रीमली डेंजरस माना। उसने गैस किया कि व्हाइट लाइट की लास्ट ट्रेक एक क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल थी जो स्पेशली बैरियर ब्रेक करने के लिए डिजाइन की गई थी। लेकिन उसने ये भी रियलाइज किया कि कैनन शेल ने कितनी एनर्जी यूज की होगी, इसलिए जो एक्सप्लोजन हुआ था वो एक रियल क्लास 9 शेल जितना पावरफुल नहीं था। फिर भी उसने रेडियंट सिटी को काफी डैमेज दे दिया था। उसका और 2 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स का मिशन था इन अटैकर्स को रोकना जब तक रेडियंट सिटी से बैकअप नहीं आ जाता। उसके बाद वो इन सब पर फुल स्केल काउंटर अटैक कर सकते थे। सच ये था कि ये यूलिन को यहाँ हुई तबाही से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। डैमेज एम्पायर का था, उसका नहीं। उसकी ज्यादा इंटरेस्ट उस मिस्टीरियस फोर्स में थी जिसने रेडियंट सिटी पर इतना पावरफुल स्टेल्थ अटैक किया था। ये ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने रेडियंट सिटी के सारे एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स तक डिस्ट्रॉय कर दिए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 4 मेजर सोल टूल इंस्टॉलेशंस को सप्रेस करके सिटी सपोर्ट सिस्टम को भी फेल कर दिया था। उन्होंने पहले अटैक में ही 1000 से ज्यादा शेल्स यूज किए थे, जो क्लियरली किसी नॉर्मल ग्रुप का काम नहीं हो सकता था। ये डेफिनेटली किसी दूसरे एम्पायर का ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन लग रहा था। सन मून एम्पायर को भी इस फोर्स के बारे में प्रॉपर इंटेल नहीं था। अगर ये लोग लॉन्ग रेंज शेल्स यूज करते भी तो उन्हें सिटी के पास आके लॉन्च करना पड़ता। फिर भी वो कैसे अनडिटेक्टेड एंटर हो गए, ये एक बड़ा मिस्ट्री था। सन मून डिवाइन नीडल छोड़ने के बाद ये यूलिन अपनी सोल पावर रिकवर कर रहा था, एक स्पेशल मिल्क बॉटल टाइप सोल टूल से। उसका सोल टूल पावरफुल था, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था। तभी उसने देखा कि कुछ लोग डिफेंसिव बैरियर से बाहर निकल रहे हैं और उनमें से 2 उसकी तरफ रैपिडली मूव कर रहे हैं। एक कोल्ड स्नोट के साथ ये यूलिन ने अपना राइट हैंड हवा में मूव किया। उसके बॉडी से लाइट की मल्टीपल रेज निकलकर स्काई की तरफ गईं। ये रेज जैसे जैसे ऊपर जा रही थीं और स्ट्रॉन्ग होती गईं और फिर ग्लोइंग लाइट ऑर्ब्स में ट्रांसफॉर्म हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर के ऊपर स्टार्स फ्लोट कर रहे हों। उसका नाम स्टारी डोलुओ इसीलिए था। पूरे फाइटिंग पावर के मामले में ये यूलिन सन मून एम्पायर के टॉप एक्सपर्ट्स में से एक था। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर से इनकमिंग एनिमीज को लॉक कर लिया, लेकिन तभी उसके दिल में एक डेंजरस प्रेमोनिशन आया।
उसने देखा कि दोनों कल्टिवेटर्स की आंखों में वायलेट गोल्डन ग्लो था। उसके ऑटो डिफेंसिव सोल टूल्स इमीडिएटली एक्टिवेट हो गए। उसके चेस्ट पर लटका नेकलेस ब्लास्ट हो गया और एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बैरियर बन गया। एक लाउड मेटल क्रैश हुआ। ये यूलिन ने अपना हेड टिल्ट किया और देखा कि उसका सूदिंग नेकलेस ऑलरेडी क्रैक हो चुका था। अटैक का इंटेंसिटी एक्सट्रीमली टेरिफाइंग था। हालांकि उसका नेकलेस अटैक को पार्शियली ब्लॉक कर गया, फिर भी वायलेट स्पिरिचुअल वेव ने उसके लॉक को ब्रेक कर दिया। दोनों एनिमीज सुपर स्पीड से उसके 100 मीटर के अंदर आ गए। ये यूलिन एक बैटल हार्डेंड क्लास 9 सोल इंजीनियर था, इसलिए वो पैनिक नहीं हुआ। उसने कामली अपना राइट हैंड टैप किया और ऊपर फ्लोटिंग लाइट ऑर्ब से बीम्स निकलकर एक ह्यूज नेट फॉर्म किया जो दोनों अटैकर्स को ब्लॉक करने लगा। साथ ही वो इंस्टेंटली 500 मीटर दूर रिट्रीट कर गया, लीविंग आफ्टर इमेजेस बिहाइंड। लॉन्ग रेंज अटैक स्पेशलिस्ट सोल इंजीनियर के लिए ये बेसिक स्किल्स थे, डिफेंस, रिएक्शन और एस्केप। उसकी तरफ बढ़ने वाले दो लोग और कोई नहीं बल्कि हो युहाओ और टैंग वुटोंग थे। हो युहाओ ने ली या को प्रोटेक्टिव सोल बैरियर के अंदर छोड़ दिया था ताकि ग्रुप की सीक्रेसी मेंटेन रहे। बाकी टीम के कुछ मेंबर्स क्लास 9 सोल इंजीनियर्स को एंगेज करने निकल चुके थे। ये यूलिन का अपोनेंट काफी स्ट्रॉन्ग था। उसके लाइट बीम्स का नेट एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव था, जिसे हो युहाओ भी डायरेक्टली ब्रेक करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने टैंग वुटोंग को साइड में पुल किया और अटैक टेम्परेरीली स्टॉप कर दिया। टैंग वुटोंग ने विंग स्प्रेड करके एयर में होवर किया, जबकि हो युहाओ ने ये यूलिन को कंटिन्यूअसली स्पिरिचुअल डिटेक्शन से लॉक रखा। टैंग वुटोंग ने अपने विंग्स से काउंटलेस लाइट ऑर्ब्स रिलीज किए जो डायरेक्टली ये यूलिन के स्टार अटैक्स की तरफ बढ़ रहे थे। ये यूलिन ने अपनी कोल्ड गेज से दोनों को देखा और अपनी सन मून डिवाइन नीडल चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। तभी उसने नोटिस किया कि दोनों अपोनेंट्स टाइटल डॉलो लेवल के थे, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग वो पर्सन था जिसने डार्क ब्लू ह्यूमनॉइड सोल टूल आर्मर पहना हुआ था। उस आर्मर से कोई सोल पावर फील नहीं हो रही थी, जैसे उसकी प्रेजेंस कंप्लीटली हाइड हो। ये यूलिन को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये किस मटेरियल से बना है। ये अननोन और मिस्टीरियस ऑरा उसके लिए एक डेंजर सिग्नल था, इसलिए उसने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक प्रिपेयर कर लिया। और तभी नीचे बैरियर से एक ऑरेंज रेड गाइडिंग फ्लेयर लॉन्च हुआ जो कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज कर रहा था। ये देखकर ये यूलिन शॉक हो गया। गाइडिंग फ्लेयर, इन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर लिया है। ये फ्लेयर एनिमी सोल टूल इंस्टॉलेशंस को अट्रैक्ट करता था और उनको कंफ्यूज करके अपना एमो वेस्ट करवाता था। ये एक परफेक्ट डिकॉय स्ट्रैटेजी थी और जैसे ही एक्सपेक्टेड था, फ्लेयर सीधा नियर बाय डिप्लॉयमेंट जोन की तरफ जा रहा था और उसी पल एक ब्लैक शैडो वहां अपीयर हुई। लेकिन जैसे ही उसने देखा, ब्लैक शैडो तुरंत ये यूलिन की नजरों से गायब हो गई। ये क्या? शिट! ये यूलिन ने अपने कम्युनिकेशन सोल टूल में जोर से चिल्लाया, डिफेंस, सभी फुल डिफेंस मोड में चले जाओ, गाइडिंग फ्लेयर एक्टिवेट करो और किसी भी स्टेल्थ अटैक से अलर्ट रहो। अब सपोर्ट फायर को प्रायोरिटी मत दो। रेडियंट सिटी पर आज रात का स्टेल्थ अटैक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। अब तक सभी सोल इंजीनियर्स को इस अटैक की एग्जैक्ट रेंज का आइडिया नहीं था और ना ही ये पता था कि इसके और भी वेव्स आएंगे या नहीं। इसलिए उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी दुश्मन को खत्म करना नहीं, बल्कि रेडियंट सिटी की प्रोटेक्शन थी। पहले अटैक की इंटेंसिटी देखकर ये यूलिन समझ गया था कि उसे और ज्यादा कॉशियस रहना होगा। वो सेकेंड वेव में किसी भी फेलियर का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता था। हुआ युहाओ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, लेकिन उसका एक्सप्रेशन किसी को दिख नहीं रहा था क्योंकि उसका पूरा बॉडी आइस वॉर गॉड आर्मर के अंदर कवर्ड था। उसने धीरे से अपना राइट हैंड उठाया और उसके हाथ में एक डीप ब्लू डैगर अपीयर हुआ। उस ब्लेड पर वाइट आइसी फ्रॉस्ट जम रही थी। हाँ, ये फ्रोजन गॉडेस की आहा मॉर्निंग ड्यू डैगर था। टैंग वुटोंग ने हुआ युहाओ की कमर यानी उस आर्मर को टाइटली पकड़ रखा था। उसके बाद उसने उसे 360 डिग्री हवा में घुमा दिया और स्टार डूलुआ की डायरेक्शन में बाहर फेंक दिया। जैसे ही वो 100 मीटर्स दूर गया, उसकी बॉडी से अचानक एक ब्राइट वाइट लाइट एक्सप्लोड हुई और वो एक मीटियर की तरह आसमान में तेजी से बढ़ गया। वो एक लाइटनिंग बोल्ट जैसा लग रहा था जो ये यूलिन पर गिरने वाला हो। आइस मीटियर, ये वही एबिलिटी थी जो लिटिल वाइट ने हुआ युहाओ को दी थी। इससे उसकी फ्लाइंग स्पीड तुरंत 3 गुना बढ़ जाती थी। साथ ही उसकी अल्टीमेट आइस की एक्सप्लोसिव और डिफेंसिव पावर भी डबल हो जाती थी। आइस मीटियर की सबसे खतरनाक बात उसका सिंगल इम्पैक्ट स्ट्राइक था। उसके पास अपने टारगेट पर सिर्फ एक ही अटैक का चांस होता था, जैसे मीटियर के पास किसी एस्ट्रल बॉडी को हिट करने का एक ही मौका होता है। इस स्टेट में हुआ युहाओ की अटैक पावर अल्टीमेट आइस टाइटल डूलुआ के लेवल तक पहुंच जाती थी और आइस वॉर गॉड आर्मर के साथ वो लगभग एक ट्रांसेंडेंट डूलुआ के फुल स्ट्राइक के बराबर हो जाता था। इसलिए ये यूलिन को हुआ युहाओ से स्ट्रॉन्ग थ्रेट फील हुआ। उसने तुरंत अपनी सन मून डिवाइन नीडल एक्टिवेट कर दी जो अभी फुली चार्ज थी। उसका गोल्डन और सिल्वर बीम आसमान से नीचे गिरा। ज्यादा फ्लैशी नहीं था, लेकिन उसमें डिस्ट्रक्शन एनर्जी बहुत हाई थी। कोई भी बेवकूफ़ ही होगा जो सन मून डिवाइन नीडल को डायरेक्टली ब्लॉक करे। ये यूलिन दूर से देख रहा था कि ये फेक ट्रांसेंडेंट डूलुआ और उसकी डिवाइन नीडल की टक्कर होने वाली है। अचानक व्हाइट लाइट गायब हो गई, लेकिन उसके अंदर का फिगर फिर से दिख गया। ये क्या सोच रहा है? क्या अपनी जान देना चाहता है? बिना प्रोटेक्शन के वो मर जाएगा। ये यूलिन हैरान था, लेकिन तभी उसने देखा कि वो इंसान उसकी तरफ हाथ हिला रहा था।
बाकी 2 बैटल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थीं। एक तरफ इटर्नल डिफेंस शू सांशी लीड कर रहा था, जो होली एंजल ये गुई और नान क्यू के साथ फाइट कर रहा था। भले ही शू सांशी सिर्फ 8 रिंग सोल मास्टर था, लेकिन जब उसका मार्शल सोल स्वान वू में ट्रांसफॉर्म होता था, उसकी डिफेंसिव एबिलिटी सभी नून मार्शल सोल्स में सबसे स्ट्रांग हो जाती थी। अपनी स्वान वू शील्ड की फुल डिफेंस के साथ वो तीनों ये गुई और नान क्यू को लेकर एक क्लास 9 सोल इंजीनियर की तरफ बढ़ रहे थे। सोल थ्रस्टर्स के सपोर्ट से उनकी स्पीड बहुत तेज थी और एक स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर का बॉडी स्ट्रक्चर सोल इंजीनियर से ज़्यादा पावरफुल होता है। शू सांशी ने अपनी बैक पर 3 क्लास 9 सोल थ्रस्टर्स एक्टिवेट किए और वो सोनिक बूम तोड़ते हुए आगे बढ़ गया। वो एक और मीटियर की तरह उस सोल इंजीनियर के पास पहुंच गया। ये क्लास 9 सोल इंजीनियर उन तीनों में सबसे वीक था। हुआ यूहाओ ने सिर्फ सोल पावर से जजमेंट नहीं किया था, बल्कि स्पिरिचुअल पावर के बेसिस पर एनालिसिस किया था। इस इंजीनियर की स्पिरिचुअल पावर सबसे कम थी, जो फ्यूचर में सोल इंजीनियर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। शू सांशी ने दोनों लड़कियों को ले जाकर सीधा टारगेट के पास ड्रॉप किया। सोल इंजीनियर घबरा गया और अलग अलग सोल टूल से उन पर अटैक करने लगा। लेकिन इटर्नल डिफेंस का नाम इसीलिए था। स्वानवू शील्ड पर मिस्टीरियस वेव्स जनरेट हो रही थी, जो ज़्यादातर अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर रही थी। क्लास 9 सोल इंजीनियर एक्सपीरियंस में कम नहीं था, उसने अपने सोल थ्रस्टर से तुरंत डिस्टेंस बढ़ाना शुरू कर दिया। हुआ यूहाओ के अरेंजमेंट के हिसाब से बेबे का ग्रुप सबसे स्ट्रांग था। बेबे, शाओ शाओ और जी जूचन तीनों 8 रिंग सोल डुलुआ थे और उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ टाइटल डुलुआ से भी ज़्यादा थी। शाओ शाओ कंट्रोल और डिफेंस में एक्सपर्ट थी, जी जूचन ऑफेंस में डेडली था और बेबे सबसे वर्सेटाइल था। इसलिए अगर वो टीम एक साथ होती तो हुआ यूहाओ को भी उन्हें हराना ईजी नहीं लगता था। दूसरी तरफ शू सांशी का ग्रुप कंपैरेटिवली वीक लग रहा था, लेकिन अपीयरेंसेस धोखा दे सकती हैं। मिरियाड सोल डोलुआ के साथ अपनी पिछली फाइट के बाद ये गुई ने काफी टाइम मेडिटेशन और अपने गेम को समझने में लगाया था। हुआ यूहा सिर्फ अंदाजा लगा सकता था कि अब वो कितनी स्ट्रांग हो चुकी थी। उसकी सोल पावर रैंक लगभग 80 के करीब होनी चाहिए थी। शायद उसे सिर्फ अपनी 8th सोल रिंग की कमी थी। होली एंजल मार्शल सोल दुनिया की टॉप टियर मार्शल सोल्स में से एक थी। अपनी मार्शल सोल की पावर से ये गुई एक बहुत ही टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस बन चुकी थी। उसकी होली एंजल तब और भी ज्यादा अवेकन होती जब वो अपनी 8th रिंग हासिल करती। फ्यूचर में जब वो टाइटल डोलोआ रैंक तक पहुंचती तो उसकी पावर किसी भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ मार्शल सोल वाले कल्टिवेटर से कम नहीं होती। भले ही नैन चीचियो थोड़ी वीक थी, लेकिन वो सोल सेज थी। उसके पास एनाइलेशन मार्शल सोल थी। सोल सेज रैंक के बाद उसकी रेड ड्रैगन की पावर क्लियरली शो होने लगी थी। उसने आइस वॉर गॉड आर्मर का एक सेट भी पहना हुआ था। भले ही उस आर्मर में स्पिरिचुअल कंट्रोल सिस्टम ना हो और वो डिवाइन आइस क्रिस्टल से ना बना हो जिसमें आइस स्पिरिट्स होती हैं, श्वेन जीवन ने उस ह्यूमन लाइक सोल टूल को ऑलरेडी उसकी फुल पोटेंशियल तक एनहांस कर दिया था। नैन चीचियो इस आर्मर के साथ पहले से फेमिलियर थी, क्योंकि ये उससे पहले मिल गया था। इस ट्रियो में सबसे इम्पॉर्टेंट अब भी जू सैनशी था। उसकी कैपेबिलिटी बैटलफील्ड में बेबे से भी ज़्यादा इफेक्टिव थी। उसकी श्वैनवू सील की पावर टीम फाइट में एक्सट्रीमली स्ट्रांग थी। जैसे ही क्लास 9 सोल इंजीनियर ने सोल थ्रस्टर एक्टिवेट करके पीछे रिट्रीट किया, जू सैनशी की श्वैनवू शील्ड ग्लो कर उठी और उसका गोल्डन टॉर्टस साइलेंटली उसकी बैक के पीछे अपीयर हुआ। श्वैनवू शील्ड की लाइट सडनली डिस्टॉर्ट होने लगी। अगले ही पल क्लास 9 सोल इंजीनियर को ऐसा लगा जैसे उसके बॉडी को किसी हाथ ने पकड़ लिया हो। एक स्ट्रेंज पुलिंग फोर्स ने उसे टाइटली खींच लिया। एक पल में उसकी दुनिया फ्लिप हो गई और वो सीधा जू सैनशी के सामने आ गया। ये श्वैनवू डिस्प्लेसमेंट का अपग्रेडेड वर्जन था, श्वैनवू समनिंग। श्वैनवू मार्शल सोल के फुली अवेकन होने के बाद जू सैनशी के पास एनिमी को इंस्टेंट अपने पास खींचने की एबिलिटी आ गई थी। चाहे ओपोनेंट कितना भी स्ट्रांग हो, अगर वो 100 मीटर्स के अंदर है तो वो इस स्किल से बच नहीं सकता। क्लास 9 सोल इंजीनियर पैनिक हो गया और उसने अपना प्रोटेक्टिव सोल बैरियर और इनविंसिबल बैरियर एक्टिवेट कर दिया। लाइट लेयर्स उसके बॉडी को ककून की तरह कवर कर रही थी। जू सैनशी के बॉडी पर 5th सोल रिंग शाइन कर उठी और गोल्डन टॉर्टस उसके साथ मर्ज हो गया। उसका बॉडी एक ह्यूज टॉर्टस फॉर्म में बदल गया और सीधा बैरियर से टकरा गया। टर्टल गॉड स्ट्राइक, जू सैनशी का 5th सोल स्किल। इस अटैक की पावर बहुत स्ट्रांग थी और ये डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरह यूज हो सकता था। जोरदार वाइब्रेशन के बाद क्लास 9 सोल इंजीनियर थोड़ा पुश हो गया। उसने सोचा कि ओपोनेंट की पावर लिमिटेड है, क्योंकि जू सैनशी अभी सिर्फ 8 रिंग्स वाला सोल मास्टर था। लेकिन अगले ही पल स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा और वो क्लास 9 सोल इंजीनियर सडनली गायब हो गया। उसकी जगह हुआ यूहाओ अपीयर हो गया। गोल्डन और सिल्वर लाइट का पिलर वहां क्रैश हुआ जहां पहले हुआ यूहाओ था, लेकिन वो ऑलरेडी स्वैप हो चुका था। सब कुछ हुआ यूहाओ के प्लान के अकॉर्डिंग था। उसने स्पिरिट डिटेक्शन से पूरा बैटलफील्ड मॉनिटर किया था और स्पिरिट शेयरिंग के थ्रू अपना प्लान जू सैनशी के साथ पहले ही कोऑर्डिनेट कर दिया था।
श्वानवू समनिंग ने एनिमी को उसकी तरफ पुश किया और जू सैनशी के स्ट्राइक ने उसे हुआ युहाओ के नियर पोजीशन में ला दिया। उस मोमेंट पर जो सनमून डिवाइन नीडल हुआ युहाओ पर आनी थी वो क्लास 9 सोल इंजीनियर पर रीडायरेक्ट हो गई। सनमून डिवाइन नीडल की अटैक पावर टॉप 5 क्लास 9 सोल टूल्स में से एक थी। इस फोर्स ने उसकी डिफेंसेस तोड़ दिए, लेकिन क्लास 9 सोल इंजीनियर ने अपनी लास्ट सर्वाइवल स्ट्रेंथ यूज करके सिल्वर लाइट फ्लैश की और 30 मीटर्स दूर शिफ्ट हो गया, लेकिन वो सीरियसली इंजर्ड हो चुका था और उसने ब्लड स्पिट किया। आसमान में एक ब्राइट लाइट स्ट्रीक उठी और एक ह्यूज पर्पल गोल्डन पिलर शाइन कर उठा, जो पूरे डार्क स्काई को रोशन कर रहा था जैसे सुबह हो गई हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।